रहा होगा। देन ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब हम लोगों ने अभी तक बात सारी कर ली है कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया टर्मिनोलॉजीज़ क्या थी, कैसे सिविलाइजेशन का नाम पड़ा, कैसी सारी चीज़ें हम लोगों ने नोटिस करी कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, कौन से फूड ईटिंग हैबिट्स देखा। फिर हम लोग आए अर्बन सेटलमेंट सिस्टम पे। अर्बन सेटलमेंट में वी सॉ कि किस तरीके का स्ट्रक्चर था, कौन सी सिटीज़ में क्या था, क्या स्ट्रक्चर वहाँ फॉलो किया जाता था और उन स्ट्रक्चर्स में पर्टिकुलरली क्या यूनिकनेस या फिर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, बिकॉज इन एनी सोसाइटी यू विल फाइंड देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, एक होगा एलीट, एक होगा मिडिल। ठीक, जो ये रूल करेगा, ये जो रूल्ड किया जाएगा जिसको, तो इस तरीके के हम लोग देखेंगे। तो इनमें डिफरेंसेस क्या एग्जिस्ट करते थे और ये डिफरेंसेस हमको कैसे पता लगते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर से आई एम रिपीटिंग दैट कि स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ नॉट येट बीन डिसाइफर्ड। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशंस दैट वी आर मेकिंग, वी मीन आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, ये सारे डेटा को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं इस टाइम की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन से, प्रेजेंट मॉडर्न डे सिविलाइजेशन से, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें होती रही होंगी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ द टॉपिक इज बेरियल। बेरी करना, दफनाना। अब यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि बेरियल में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस होंगी उनसे कंपेयर करते हैं कि जो बेरिंग का स्ट्रक्चर होगा, कैसे किसी को बेरी किया जाता है, उसका जो प्रोसेस होगा वो हमको बताएगा कि एक्चुअली में क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे या फिर नहीं। जैसे आप एक एग्जांपल लो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। तो जब आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हो तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में यू सी लार्ज इनॉर्मस पिरामिड्स, और इन पिरामिड्स को बनाया गया था वहाँ के फ़ैरोज़ के लिए, जो वहाँ के किंग थे, रॉयल लोग थे। उनकी डेथ के बाद पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन होता था, उनको वहीं पर बैरी किया जाता था अलॉन्ग विद देयर वेल्थ, देयर ऑर्गन्स। और जो नॉर्मल थे लोग, उनके आपको पिरामिड्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ क्या सिग्निफाई करती है? ये सिग्निफाई करती है कि वहाँ पर एक सोशल ऑर्डर था जिसमें रिच एंड एलीट पीपल वर बेरिड विथ एक्स्ट्रा वैगेंट एंड एलाबरेट प्रोसेस एंड रिचुअल्स, और नॉर्मल लोगों का एक नॉर्मल बेरियल होता था। तो क्या सेम चीज़ें यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमको मिलेंगी? तो वी विल सी दिस इन पर्टिकुलर टॉपिक। अब सेम चीज़ें हम यहाँ पर बेरियल प्रोसेस में भी देखेंगे। तो आप इसमें भी पाओगे कि कुछ यहाँ पे जो बेरियल प्रोसेस थे, कुछ ग्रेव्स जो थी वो सिर्फ उनको डग किया गया और सीधे उनको प्लेस कर दिया गया। तो एक ये नॉर्मल बेरियल हो गया। आप कुछ में पाओगे कि देयर वर ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, जिस जैसे आपने देखा ना इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी समझी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप पाओगे कि एक कोई ग्रेव डग की गई और उसमें जो है स्केलेटन को प्लेस कर दिया गया अलॉन्ग विद ऑर्नामेंट्स, कोई पॉटरी, कोई उसके बिलोंगिंग्स, सो दैट दीज कैन बी यूज इन दी आफ्टर लाइफ। अब ये जो आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग फिर से कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी उसमें से डिसाइफर किया इजिप्शियन सिविलाइजेशन से, और फिर हम लोग यहाँ पर उसको एग्जैक्टली प्लेस कर रहे हैं कि जैसा वहाँ पे सोचा जाता रहा होगा वैसी चीज़ें यहाँ पर भी होती रही होंगी। इस वजह से वी आर सेइंग कि ये सारी चीज़ें आफ्टर लाइफ में यूज़ होती थी। तो ये चीज़ें आपको कुछ मिलेगा, ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स किसी आपको मेल के में भी मिलेंगे, फीमेल ग्रेव्स में भी मिलेंगी। तो दिस सिग्निफाइज कि हाँ, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ यूज्ड ऑर्नामेंट्स। बट एक सिग्निफिकेंट फीचर ये भी आप कह सकते हो कि ये हर ग्रेव में नहीं मिलेगा, कुछ ग्रेव में मिलता है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हर इम्पॉर्टेंट ग्रेव जो थी वहाँ पर आपको ऑर्नामेंट मिलेगा ही मिलेगा।
तो इसीलिए वी कैन से कि हड़प्पन्स ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे कि वो प्रेशियस थिंग्स को भी बैरी करें जिसकी डेथ हो गई है उसके साथ। देन तो इसमें आप एग्जाम्पल एक बार देख लेना। जैस्पर, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड बीड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स ऑल्सो फाउंड नियर द स्कल ऑफ मेल। तो ये सिग्निफाई कर देगा कि मेल्स भी ऑर्नामेंट का यूज़ करते थे। देन सोशल डिफरेंस ट्रैक करने के लिए जो नेक्स्ट चीज़ होती है दैट इज़ लग्जरी। जैसे आप मॉडर्न डे में कंपेयर करो तो मॉडर्न डे में यू सी की जो लग्जूरियस चीज़ें होंगी, जो प्रेशियस होंगी, वो आप हायर क्लास ऑफ पीपल के पास पाओगे और मिडिल क्लास और नॉर्मल क्लास के पास यू विल नॉट फाइंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो उस टाइम पर भी सिमिलर चीज़ें थी, जो एक्स्ट्रा वैगेंट प्रेशियस लग्जूरियस चीज़ें थी वो आप जनरली उस हाउस होल्ड में पाओगे जहाँ पर एक रिच और एलिट लोग रहते होंगे। तो अब सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं इसमें कि आर्टिफैक्ट्स को दो चीज़ों में डिवाइड कर देखते हैं, यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरी। यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है जो यूज़ के बेसिस पर हो, ठीक है, जो यूज़फुल हो, कितना यूज़फुल है कोई सारी चीज़ें। जैसे अगर हम बात करें आईफोन की, तो एक स्टूडेंट के लिए या फिर किसी ऐसे चीज़ के लिए आपको आईफोन की हो सकता है नीड ना हो, बट अगर कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है फ़ोन से, मोबाइल से, कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो, या फिर कोई फोटोग्राफी कर रहा है फ़ोन से, तो दैट पर्सन माइट रिक्वायर एन आईफोन। तो आप डिपेंड कर जाएगा कि यूटिलिटेरियन उसका यूज़ क्या है। तो यूटिलिटेरियन का पर्पस सिर्फ ये होता है कि हम चीज़ों को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ हम उनको क्लासीफाई करते हैं यूटिलिटेरियन और लग्जरीज में, ठीक है। आप में से कुछ के पास आईफोन होगा, दैट डज़ नॉट मीन कि वो आपके यूज़ का नहीं है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, तो इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है कि क्या इसका यूज़ मुझको है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि लग्जरीज और यूटिलिटेरियन में कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग डिफ़ाइन किया है और उसको किस बेसिस पर डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है कि डेली यूज़ के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो ऑर्डनरी मटेरियल से बने होंगे, स्टोन से, क्ले से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल मटेरियल है, कहीं पे भी मिल जाएगा। तो क्ले की पॉटरी, स्टोन्स का कोई आपने सिग्निफिकेंस बना लिया, तो वो चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं, तो वो डेली यूज़ में काम आएंगी, तो उनको आप यूटिलिटेरियन में क्लासीफाई करोगे। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कॉइन्स, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स, है ना, ये सारी चीज़ें आप पाओगे कि ये आपका बेसिक यूज़ में है, डे टू डे यूज़ में इनका काम होता है। फिर ऑब्जेक्ट्स जो लग्जरी होंगे वो लग्जरी इसलिए होंगे, लग्जरी ऑन द बेसिस ऑफ, पहला तो होगा कि मटीरियल विच इट इज़ मेड अप ऑफ, मटीरियल एंड यूज़, ठीक है। तो मटेरियल हो सकता है कि वो फॉरेन मटेरियल हो, वो बहुत रेयर मटेरियल हो, या फिर वो बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल हो। तो जो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो फॉरेन होगा या फिर रेयर होगा तो वो एक्सपेंसिव भी होगा। तो अगर इन में से कोई मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट बना है, या फिर कोई पॉटरी है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका बना हुआ है, तो इट विल बी कॉस्टली एंड इट विल बी कंसिडर लग्जूरियस आइटम, ठीक है। Little pots of faience, a material made of ground sand or silica mixed with color and a gum and then fired, were probably considered precious because they were difficult to make. तो हम एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं, मेकिंग। अगर किसी चीज़ को बनाने में भी हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमको एक स्किल चाहिए। आपको जैसे क्ले से आपने पॉट बनाना है, ठीक है, तो आपने क्ले को मोल्ड कर लिया, नॉर्मली पॉट बन गया। बट इफ़ यू वांट टू मेक अ पॉट आउट ऑफ अ स्टोन बाय कार्विंग, जैसे सबसे अच्छी बात एग्जांपल आप देखो कार्विंग का, एक बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा, ये आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ गूगल करिए। कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। वो जो पूरा मंदिर है उसको पहाड़ से काट कर बनाया गया है, मतलब अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक होती तो वो पूरा स्ट्रक्चर दोबारा आप बना नहीं सकते थे, वो पूरा ख़राब हो जाता। तो सोचिए पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया, तो इस वजह से उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया।
तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि कोई मटेरियल को बनाने में अगर हमको टेक्नोलॉजी का एम्प्लॉय करना पड़ रहा है, अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, स्किल का यूज़ करना पड़ रहा है, तो इट विल टेक टाइम एंड इट विल बी प्रेशियस एंड लग्जूरियस। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया लिटिल पॉट्स ऑफ फाइंस। तो फाइंस कौन सा मटेरियल था, ये आपको हाईलाइट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कि ये मटेरियल था ग्राउंड सैंड या फिर सिल्का को मिक्स करते थे कलर एंड गम के साथ और फिर इसको फायर में डालकर बना लेते थे, जिससे एक ये मटेरियल तैयार होता था। फिर उससे हम लोग अपने बाकी आइटम्स या पॉट्स को कंस्ट्रक्ट करते थे या बनाते थे। ठीक है, देन अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इनका पढ़ें इन आर्टिफैक्ट्स का, तो हम देखेंगे कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको जनरली लार्ज सेटलमेंट्स में मिलेंगे, मोहनजोदारो, हड़प्पा, और स्मॉलर सेटलमेंट्स में कम मिलेंगे। फिर से आप मॉडर्न टाइम्स में आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सबसे बढ़िया चीज़ आप देख लो, लग्जूरियस कार्स आप पाओगे कि जो बड़ी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको हाई एंड कार्स, हाई एंड बाइक्स ईजीली दिख जाएंगी, और आपको विलेजेस में या फिर स्मॉल टाउन्स में वो एक ईजी साइट नहीं होगा। या फिर आप एक लग्जरी आइटम की अगर बात करो तो यू विल फाइंड many people using an iPhone, using Apple Watch, using tablets, using pads in urban centers, but you will find rarely these things in villages and towns। तो सिंपल सा चीज़ है, जैसे आपको बड़े शहरों में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं और वहाँ पर आपको सोर्स भी मिल जाता है और आप इजली ख़रीद भी सकते हो, छोटे शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी है कि रेयर ऑब्जेक्ट्स जो थे वो आपको लार्ज सेटलमेंट्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में मिलेंगे और स्मॉलर सेटल्स में वो चीज़ें कम मिलेंगी। ठीक, मिनिएचर पॉट्स ऑफ फाइंस परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, एंड देयर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। गोल्ड टू वॉज रेयर, गोल्ड वॉज रेयर। तो अच्छा, यहाँ पे जो दिया है दो चीज़ें, कालीबंगन एक स्मॉल सेटलमेंट है। ठीक, तो आप यहाँ पर फाइंस मटेरियल से बने हुए पॉट्स नहीं पाओगे, क्योंकि जो लग्जूरियस आइटम है उसकी जो मार्केट होती है, उसके जो कंज्यूमर्स होते हैं, दीज पीपल लिव इन अर्बन सेटलमेंट्स, दीज पीपल लिव इन एरियाज वेयर ऑल थिंग्स आर इजीली अवेलेबल एंड इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग। इसीलिए ऐसी चीज़ें आप देखने को पाओगे। समझ में आ गया? देन मूविंग ऑन। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है कि टर्मिनोलॉजीज़ किस बेसिस पर थी। ठीक है, हम लोगों ने बात कर लिया है टर्मिनोलॉजीज़ के अलावा आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे, एग्रीकल्चर पे। तो इसमें टूल्स, ईटिंग हैबिट्स, है ना, ये सारी चीज़ों की बात कर ली है। इसके बाद हम लोगों ने बात करी है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सेटलमेंट्स की, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सेटलमेंट्स की। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस का मतलब है कि कैसे वहाँ पर एक हाई क्लास और लोअर क्लास, लोअर का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ वन सिस्टम की बात करें। लोअर क्लास मतलब जो जनता होती है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है। ठीक है, एक हाई क्लास होगी, एलीट क्लास जो रूलिंग क्लास होगी, और एक रूल्ड क्लास होगी। अभी तक हम इन सारी चीज़ों की बात कर चुके हैं। देन नाउ मूविंग ऑन विद द टॉपिक, अब हम बात करेंगे फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट किसी भी जगह का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वहाँ का क्राफ्ट। तो क्राफ्ट बनाने के लिए आपको कुछ सेंटर्स को अलॉट करना पड़ेगा, साथ ही साथ उन सेंटर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होंगे जो उस क्राफ्ट को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात, वहाँ पर कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा रॉ मटेरियल के फॉर्म में, जिसका यूज़ करके क्राफ्ट का प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ों के बेसिस पर हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी साइट थी, वहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन होता था। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो है
हमको कौन सी साइट पर किस चीज़ का क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज़ ये एमसीक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ आपके इसी बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं, आप में से कई लोग सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्ट करोगे, आप में से कई लोग अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑप्ट करोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसीलिए इट फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइट से कौन सा क्राफ्ट आपको ईजिली मिलता है। देन सबसे पहले हम बात करते हैं चनुदारो की। चनुदारो जो है, इसमें लिखा है लोकेट ऑन मैप 1, तो हम मैप 1 पे चलते हैं 1 मिनट के लिए और मैप 1 में देख लेते हैं चनुदारो। ये आपका आ गया मैप 1। अब आप चनुदारो देखो कहाँ पर है, ये आपका पाकिस्तान में आएगा। ठीक, ये आपका पाकिस्तान के, क्योंकि ये देखिए मैंने इसीलिए बाउंड्री ड्रॉ करी थी। ये डिफाइन करता है इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न, और ये आपका जो है पाकिस्तान का एरिया है चनुदारो। तो चनुदारो में यू विल फाइंड बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो अब आपका चनुदारो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बीड भी बना रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर शेल कटिंग भी कर रहे हो, मेटल का वर्क हो रहा है, ठीक है, मेटलर्जी भी। तो अब आप सोचिए टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव्ड है ना चीज़ें यहाँ पर, कि आपको लगता होगा कि आज हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, बट उस टाइम पर भी देखिए मेटल्स का यूज़ हो रहा है, बेसिक हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ इन यूज़। तो यही चीज़ शो करती है कि वी थिंक कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ थी, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम उनके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी, वो उनके लिए बेस्ट थी। साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बन रहा है छनुदारों में, सील एंड वेट मेकिंग। वेट का मतलब वही हो गया जो आपका वज़न करने के लिए, वेट करने के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, जो आपकी मार्किंग्स या फिर स्टैंडर्ड रेशियो वाले ब्रिक्स हैं, या फिर जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ करते हो, वो सारे कहाँ पर बन रहा है ये, तो चनुदारो। चनुदारो में बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्क, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। अच्छा, बाकी मटेरियल्स की अगर बात करें तो मटेरियल्स बीड्स में यूज़ करने के लिए कार्नेलियन, जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट। मेटल कौन से हैं? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड। शेल में क्या है? फाइंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। ठीक, तो इस तरीके की ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पाओगे, और रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो आप ये चीज़ें देख रहे हो, इनका यूज़ करके ये सब कंस्ट्रक्शन सॉरी ये सब आपका मेकिंग होता था। ठीक, कंस्ट्रक्शन तो किसी घर के लिए हो जाएगा। द शेप्स वर न्यूमरस, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल, सेगमेंटेड। तो ये डिपेंड करेगा आर्टिस्ट्री के फॉर्म में। क्यों शेप यहाँ पर डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि हर आर्टिस्ट चाहेगा कि हम कुछ अलग सा बनाएं, कुछ यूनिक हो, जो ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, ज़्यादा डिमांड में हो, इसी वजह से अलग अलग शेप में बात करेंगे। ठीक है, देन टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। सिंपल सी बात है, ये ऑब्वियस है, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है और अगर उसका जो रॉ मटेरियल है वो ईजिली मोल्डेबल है, तो आप उसको बहुत आराम से बना सकते हो। अगर वो ईजिली मोल्डेबल नहीं है, जल्दी ब्रेक हो जाता है, या फिर जल्दी वो आप उसको शेप में नहीं ला सकते हो, तो आपको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा स्किल का यूज़ करना पड़ेगा। देन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेटाइट माइक्रो बीड को कैसे बनाते थे, ये एक इम्पॉर्टेंट पज़ल है, क्योंकि स्टेटाइट बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक, स्टेटाइट बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, स्टोन है। अगर जो है आपने उसको किया तो वो टूट जाएगा या फिर इजीली फॉर्म नहीं होगा। तो उसको बनाने के लिए पाउडर के फॉर्म में यूज़ कर लेते थे, कि पाउडर बना लिया उसका, और पाउडर में थोड़ा सा आपने मिक्स कर दिया क्ले और वाटर के साथ, फिर आपने उसको एक शेप दे दिया प्रॉपर बीट का। इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी इट वाज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं तो यू नीड टू हैंडल देम विद डेलिकेट नेचर जिनका होता है, तो आपको बहुत उनको आराम से, बहुत डेलिकेटली उनको समझना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, सेम गोज़ विद योर लाइफ, इफ़ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ़ येस देन इस लाइन को मेंशन कर देना, डेलिकेट थम्स अप, हैशटैग डेलिकेट। तो आप इस चीज़ को मेंशन कर देना, हैशटैग डेलिकेट। अगर आपने यहाँ वीडियो देखा है
और आपको समझ में आ गया मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हैशटैग डेलिकेट, ठीक है। देन मूविंग ऑन, रेड कलर का कार्नेलियन स्टोन मिलता था आपको रॉ मटेरियल जो था उसको फायर करके। देखिए रेड कलर क्या है कि नेचुरली कुछ चीज़ों में होता है, बट आपको जब आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हो, चाहे स्टोन हो या फिर मेटल हो, इट टर्न्स इनटू अ हॉट रेड थिंग, ठीक है, लाल हो जाता है, उसमें कलर लाल आ जाता है, ठीक है। तो जो कार्नेलियन का कलर था रेड वाला, वो येलोविश रॉ मटेरियल को फायर में ही डाल के रेड आता था। और बीड्स को अलग अलग प्रोडक्शन के टाइम पर आप किसी बीड को, आपको मान लीजिए स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, उसको आपको शेप देना है, आपने उसको स्ट्रक्चर फॉर्म किया क्ले की तरह, क्ले यूज़ करके या फिर पाउडर्ड फॉर्म में, फिर आपको उसको जब एक पर्टिकुलर शेप देना है, हार्डन करना है, व्हेन यू नीड टू हार्डन समथिंग, तो यू विल यूज़ फायर, आप उसको आग दोगे तो वो और गर्म होगा और एक शेप परमानेंट ले लेगा, ठीक। अब एक चीज़ और देखिए, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट छनुदारो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। स्पेशलाइज्ड ड्रिल का क्या पर्पज़ है? स्पेशलाइज्ड ड्रिल का पर्पज़ ये है कि स्पेशलाइज्ड ड्रिल से जैसे आपको माइन्यूट कुछ ड्रिलिंग करनी है, कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, छोटी छोटी मार्किंग्स बनानी है, तो उनका पर्पज़ यही होता है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। देन नागेश्वर एंड बालाकोट, जो सेटलमेंट्स दोनों कोट्स के पास थे, यहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स बनता था, जैसे कि बैंगल्स, लेडल्स एंड इनले विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। तो आप देखोगे कि नागेश्वर और बालाकोट में आपको यहाँ पर मिलेगा बैंगल्स लिखा हुआ, बैंगल्स आपका चूड़ियाँ हो गया, लेडल्स आपका, आपने घरों में देखा होगा जो एक जिससे दाल निकालते हैं जब हम खाना सर्व करते हैं, तो वी यूज़ अ लॉन्ग हैंडल के साथ स्पून की तरीके का होता है, जो थोड़ा डीप होता है, ऐसे होता है गहरा सा, और इससे आप दाल निकालते हो, ठीक है। तो इससे आप इस तरीके का आपका एक लेडल होता है, ठीक है। तो इस सब का कहाँ पे मेकिंग होती थी? ये सारी चीज़ें नागेश्वर और बालाकोट में। देन यहाँ से बन के वो दूसरे सेटलमेंट्स में ले जाते थे, जैसे चनुदारो और लोथल से हड़प्पा और मोहनजोदारो में। तो सिंपल सी बात ये है, फिर से आप रिलेट कर लो, छोटी जगह पर चीज़ों का बनाना होगा, उसकी मेकिंग होगी, और बड़ी जगह पर अर्बन सेटलमेंट्स में वहाँ पर उसको सेल किया जाएगा, बेचा जाएगा। जैसे कि आप देखते हो जो मेजॉरिटी आपके फैशन ब्रांड्स हैं कपड़ों के, चीज़ों के, वो क्या करते हैं? दे फाइंड प्लेसेस वेयर लेबर इज़ चीप, वेयर थिंग्स आर नॉट दैट वेल, या जहाँ पे लेबर लॉज बहुत रिलैक्स होते हैं, वहाँ पर वो चीज़ों को बनवाते हैं और हायर प्राइस पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में बेचते हैं। जैसे कि क्लोथ में आप देखते हो कि बांग्लादेश में कपड़ों का बहुत अच्छा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कंपनीज़ का। आपके H&M, ज़ारा, ये सब क्या करते हैं? ये वहाँ के लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, कम पैसा देते हैं और आपका कपड़ा बनवाते हैं, क्लोथ्स आपके बनते हैं, जिनको आप डिज़ाइनर वेयर, फास्ट फैशन ब्रांड्स है ना, ये सारे फास्ट फैशन है, आया और तुरंत गया, आया तुरंत गया। तो उसका पर्पज़ यही है क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट उनका कम लगा और उनका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी होंगी कि छोटे सेटलमेंट से बड़े सेटलमेंट में आप जाते हो। देन आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब कहीं एक बात ये है, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब आप एक बात समझिएगा, आपने अभी तक कोई स्क्रिप्ट डिसाइफर करी नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जब आपने स्क्रिप्ट डिसाइफर करी नहीं है तो हाउ कैन यू से कि ये वाला सेंटर आपका प्रोडक्शन होता था या फिर नहीं होता था, या फिर यहाँ पर इस चीज़ को बनाते थे, वहाँ पर दूसरी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता था? क्योंकि जब आप डिसाइफर नहीं करोगे तो आप बताओगे कैसे? इसके लिए सबसे बेस्ट एविडेंस होता है कि जब कहीं पे भी रॉ मटेरियल का जो वेस्ट होता है उसको बनाने में, उसको प्रोडक्शन करने में टाइम पे जो भी रॉ मटेरियल का वेस्ट होता है वो उस जगह पर मिलता है, वो शो करता है कि हाँ दिस प्लेस वाज यूज्ड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल। अगर हम एक बात करते हैं तो सबसे पहले आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपने देखा है टेलर्स या फिर बेकरी में आप जब जाओ तो आप
देखते हो तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट अगर मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिट पे ले जाऊँ और वहाँ पर कुछ चीज़ें ना हो एंड यू ओनली फाइंड रिमेन्स ऑफ क्लोथ, क्लोथ के पीसेस पड़े हुए हैं, धागे पड़े हुए हैं, बटन्स हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी का वर्क का सामान पड़ा हुआ है छोटा मोटा, यू विल सिंपली अज्यूम कि हाँ यहाँ पर टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ काम होता रहा होगा, कपड़ा बनता रहा होगा, टेलर शॉप होगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, कुछ भी होगा, बट इट विल बी रिलेटेड टू क्लोथ्स एंड टेक्सटाइल्स ओनली। सेम चीज़ आप बात करो जब अगर हम बात करते हैं कि जैसे जो आपका खाने की यूनिट्स हैं, जहाँ पे आपका क्लाउड किचन है, ठीक है, अगर मैं आपको किसी एक जगह पे ले जाऊँ, आपको सेटअप दिखे वहाँ पर, और आप चीज़ों को देखो कि वहाँ पर कुछ मसाले रखे हैं, कुछ आपके सॉल्ट्स रखे हैं, कुछ आपके बेकरी प्रोडक्ट्स रखे हैं, यू विल फाइंड कि दिस इज सम काइंड ऑफ अ यूनिट विच स्पेशलाइजेज इन मेकिंग ऑफ फूड या फिर बाकी सारी चीज़ों का। तो इस तरीके से जब आप चीज़ें को देखते हो तो आप समझ जाते हो। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट की आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है उसका पर्पज सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो भी वेस्ट आप पाओगे ना, तो वो वेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा कि किस तरीके का यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज़ होता था और किस तरीके के रॉ मटेरियल से यहाँ पर किस तरीके के कंस्ट्रक्शन या फिर चीज़ें होती थी। ठीक है क्लास, तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देन these traces suggest that apart from small specialized centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa। तो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में स्पेशलाइज्ड सेंटर्स जो थे आपके, वो आपको दिख जाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी। यही नहीं था कि सिर्फ छोटे सेटलमेंट्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, आप अर्बन सेटलमेंट्स जो लार्जर सिटीज़ हैं, लार्जर सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पर भी चीज़ों को पाओ।